नमस्कार। आज का जो सब्जेक्ट है वह परमपिता बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा 14 फरवरी 1970 में दिया गया था। और आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि हम अपने मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को कैसे करें, हम अपने आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक प्रगति को कैसे करें। तो इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो विषय है आज का, वह है फूड, सेल्स, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो जैसा कि मालूम है कि भोजन और कोशिका और हमारे शरीर के कोश और शारीरिक और मानसिक प्रगति, तो यह हमारा जो शरीर है, हम सभी मनुष्य का जो शरीर है, वह शरीर अनगिनत कोशिकाओं से बना हुआ है। द फिजिकल बॉडी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ काउंटलेस सेल्स। तो अब यह कोशिका जो है वह दो तरह के हैं, प्रोटोजोइक एंड मेटाजोइक। हमारे शरीर के सभी पार्ट्स, सभी अंग इन्हीं दो तरह के सेल से बने हुए हैं, प्रोटोजोइक और मेटाजोइक। All parts of the human body are composed of these two types of cells, that is protozoic and metazoic। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह हमारा पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर, हमारा यह पूरा शरीर का ढांचा जो है, उसको हम एक ही सेल में भी कह सकते हैं कि वह एक ही सेल से बना है, और वह है one metazoic cell। In another sense, the entire human structure can be regarded as one metazoic cell। तो यह हमारे जितने भी शरीर के कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, इनका अपना व्यक्तिगत मन और आत्मा भी होते हैं। लेकिन इन कोशिकाओं का जो मन है, जो माइंड है, वह अलग होता है मनुष्य के मन से। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक मन है, जिससे हम सोचते समझते हैं, सारा काम करते हैं, तो वह मन जो है सो इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है, वो ब्रेन में आता है। और फिर हमारे जो मोटर ऑर्गन्स हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके द्वारा ये फंक्शन होता है। तो इस पर कभी मैं डिटेल्स में भी एक वीडियो बनाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो ईच ऑफ दिस सेल्स हैज इट्स इंडिविजुअल माइंड, सोल, एटसेट्रा, बट द माइंड्स ऑफ द सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन माइंड, and the minds of the metazoic cells are more developed than those of the protozoic cells। So the human mind is the unit microcosm plus the collection of the minds of the protozoic and metazoic cells। Therefore the human mind is a collective mind। तो हमारा जो यह मन है,
जो हमें सारे काम करने का निर्देश देती है, जिससे हमारा शरीर उसके हिसाब से क्रिया करता है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि यह एक ही मन नहीं है, बल्कि यह अनगिनत जितने भी हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, जो कोशिका हैं, करोड़ों अरबों सेल्स जो हैं, उनका माइंड और हमारा अपना मन, ये मिलके ही हमारा मन को बनाता है। मन का अपना अलग से अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह शरीर में जो कोश हैं उनके भी माइंड का उसमें कंट्रीब्यूशंस है, और वो एक मन का ही एक भाग भी है। मतलब कि हमारा मन जो है मुख्यतया वो हमारे शरीर की अवस्था पे भी निर्भर करता है कि हमारा मन कैसे व्यवहार करेगा। अगर हमारा शरीर सही नहीं है तो हमारा मन खराब होगा। तो यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हम कैसा खाएं, कैसा पिएं कि हमारा शरीर सही रहे, जिससे कि हमारा मन जो है सो सही रहे, और हम जो उसके जो पॉजिटिव थिंकिंग्स हैं, उसके जो अच्छे विचार हैं, उसकी जो संतुलित अवस्था है, उसका जो इक्विलिब्रियम है, हम उसको मेंटेन करके चलें और अपने कार्यों में सफलता पाएं। तो just as the macrocosmic mind is inseparably associated with each and every entity of this universe through Ot Yoga and Prot Yoga, the unit mind is inseparably related to each of its composite entities. And in a collective way, also the minds of the cells have a certain relationship with the mind. तो अब यहाँ पर हमको ऐसे समझना भी है कि यह हमारा यह जो शरीर है, क्या यह कॉस्मिक माइंड से कनेक्टेड है? क्या यह परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड है? तो हाँ, यह कनेक्टेड है। यह हमारा जो यह शरीर है, जो यह ह्यूमनाइड फिजिकल स्ट्रक्चर है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यह एक बायोलॉजिकल मशीन है। जैसे एक मशीन काम करती है, तो वैसे ही हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह ही काम करता है। इसीलिए इसको हम एक बायोलॉजिकल मशीन कह सकते हैं। और इसमें यह जो है सो कॉस्मिक माइंड, मतलब कि परमात्मा के मन से भी कनेक्टेड है। वो कैसे कनेक्टेड है? तो इंटरनली कनेक्टेड है, और मतलब आंतरिक रूप से भी कनेक्टेड है, और बाहरी रूप से भी कनेक्टेड है, जिसको शास्त्रों में ओत योग और प्रोत योग कहा गया है। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बना के चर्चा करूंगा कि प्रोत योग को हम ऐसे समझेंगे कि ऑल परवेसिव मतलब जो सब कुछ में व्याप्त है, और ओत योग जो है सो वह हमारे भाव के थ्रू एसोसिएटेड होते हैं। तो जनरली ए सेल lives about 21 days and then dies, being replaced by new cells. तो मैं इस ओत योग और प्रोत योग पे थोड़ा सा और प्रकाश डाल देता हूँ कि अगर हम ऐसा कहें कि जो बर्फ़ है अगर, तो हम उसमें अगर ये कहें कि इसमें पानी है, तो लॉजिकली हम ये भी कह सकते हैं कि पानी नहीं है, ये बर्फ़ है। लेकिन हमारा मन तो ये समझता है कि बर्फ़ जो है सो वह पानी से ही बना है। अगर बर्फ़ पिघल जाएगी तो वो पानी ही आएगी। और अगर हम इसको ऐसे समझें कि पानी में बर्फ़ है,
अगर पानी है 1 गिलास और अगर हम ये कहें कि इसमें बर्फ़ है, तो लॉजिकली तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उसमें बर्फ़ है। लेकिन हाँ, अगर उसको एक विशेष टेम्परेचर पे फ्रीज करेंगे तो वही पानी जो है सो बर्फ़ में बदल जाएगी। इसलिए शास्त्रों में कहा गया था कि तिलेषु तैलम दधिनीव सर्पीरपः, मतलब तिल में तेल है, लेकिन तिल को देखने पे हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें तेल है। उसको तो किसी मशीन के द्वारा उसका तेल निकालना पड़ेगा, लेकिन तिल में तेल तो है। दूध में दही है, दूध में मक्खन है, लेकिन दूध को देखने पे तो हम ये नहीं कह सकते हैं। तो दूध से दही हमें बनाना पड़ेगा, दूध से हमें मक्खन निकालना पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर हैं, लेकिन उनको जानने के लिए, उनको देखने के लिए तो हमें साधना सीखनी पड़ेगी, हमें साधना करनी ही पड़ेगी, हमें साधना पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम उनको देख सकते हैं। तो वैसे ही तो यह है कि एक सेल की जो जीवन अवधि होती है वह मुख्यतया प्रायः 21 दिनों की होती है, और उसके बाद उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है, नया सेल रीजनरेट होता है। यह एक बॉडीली ऑर्डर है, और यह एक कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर भी है। तो when one rubs a certain part of the body, some seeming dirt comes off even when the body remains covered. But this is not always dirt from the environment. In most cases, it is the accumulation of hundreds of dead cells. अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि जब हम अपने शरीर के किसी भी अंग को थोड़ा सा रगड़ते हैं या स्क्रैच करते हैं, तो ऐसा मालूम चलता है कि थोड़ा सा धूल जैसा कुछ जमा हो गया है या निकल रहा है। लेकिन यह हमेशा बाहरी धूल नहीं होता है कि हम बाहर जाते हैं कहीं तो वह कपड़ों पे, हमारे शरीर पे पड़ गया, ऐसा नहीं होता है। मुख्य केस में यह जो होता है वह हमारे मरे हुए सेल्स का ही संग्रह होता है, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन अगर विज्ञान सम्मत सोच के साथ हम उसको देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो वह हमारे शरीर का ही डेड सेल्स होते हैं। अब यह सेल कैसे विकास करता है, कैसे ग्रो होता है, तो इसके लिए हमें लाइट चाहिए, एयर चाहिए, हवा, पानी, प्रकाश और खाना, जिससे जो हम खाते हैं। Cells generally grow out of light, air, water and the food we eat. The nature of food and drink has its effect upon the cells. जब हम जिस तरह का खाना खाएंगे, जिस तरह का खान पान करेंगे, उसी तरह का हमारा सेल्स का भी डेवलपमेंट होगा। The nature of food and drink has its effect upon the cells and consequently also influences the human mind. तो इसीलिए कहा गया है कि as you eat so you become, मतलब कि हम अगर खान पान में सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमारे शरीर के जो कोश हैं, हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं, हमारा जो, और उन कोशिकाओं का जो मन है, जो आत्मा है, वह हम जो भोजन करते हैं उसी के हिसाब से भी वो बनते हैं, और वैसी ही प्रवृत्ति हमारे मन में भी जागृत होगी। अगर हम बहुत ही उत्तेजक खाना खाएं और ज़्यादा मांसाहारी भोजन करेंगे तो हमारी जो प्रवृत्ति है वह कठोर और वैसे ही बन जाएगी और हम जड़ कर देगा मन को। तो खान पान में बहुत ही सावधानी बरतनी है। बहुत लोग मछली भी खाते हैं, बहुत जगह मछली के बिना नहीं रह सकते हैं, मांस के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन
विचार करके देखना है कि कैसे, क्या इसके बिना हम रह सकते हैं। जिस तरह हमारी जान हमारे लिए प्यारी होती है, हमारा लाइफ हमारे लिए प्यारा है, वैसे ही सभी जीवों का ही जीवन उनके लिए प्यारा होता है। तो अपने जीव के लालच के लिए हमें कैसा खाना है, नहीं खाना है, उस पर विचार करना चाहिए। और यहाँ भी कहा गया है कि फिश इज़ द फूड ऑफ वल्चर। मछली जो है सो इस इकोलॉजिकल सिस्टम में मनुष्य का भोजन नहीं है, वह गिद्धों का भोजन है। ऐसे ही जो बकरी हमारे बुलाने पे हमारे हाथों से घास खाने के लिए आ जाती है, लेकिन मनुष्य उसको ये सोचता है कि अच्छा इसमें 5 किलो मांस निकलेगा। तो ये सब सोच बहुत ही अधार्मिक है। और खान पान में संतुलित आहार लेना चाहिए और सात्विक आहार ही लेना चाहिए, अधिक भी नहीं और कम भी नहीं। यह पौष्टिक होना चाहिए, यह सात्विक होना चाहिए। या पारिवारिक लोग जो हैं उनके लिए कुछ राजसिक भी हो सकते हैं, लेकिन वह तामसिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिसमें कि यह मांस, मछली, प्याज, लहसुन और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे कि तामसिक प्रवृत्ति मन में जगता हो। हमें ऐसे भोजन का पहचान करके वैसा ही संयम बरतना चाहिए। भोजन संतुलित होना चाहिए, क्योंकि भोजन से ही हमारे शरीर का कोष बनता है। हमारा मन अनेक कोषों के मन का सामूहिक मन है, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इसलिए यदि तुम मानसिक आहार, यदि तुम तामसिक आहार लेते हो और सात्विक आहार लेते हो, तो तुम्हारा मन भी उसी स्वभाव का हो जाएगा। तुम्हारा मन पतित हो जाएगा, अधोगामी हो जाएगा। इसलिए तुम्हें उचित और संतुलित आहार लेना चाहिए। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें परिमिता आहार लेना चाहिए। तो the nature of food and drink has its effect upon the cells and consequently also influences the human mind. Obviously, each and every साधक यहाँ पे मतलब spiritual aspirant should be very cautious in selecting food. Suppose a person takes tamasic or static food, the result will be that after a certain period, static cells will grow and exercise a static influence on the aspirant's mind. Human being must select sattvic or sentient or rajasic or mutative food according to time, place and person. This will lead to the birth of sentient cells, which in turn will produce a love for spiritual practice and help in attaining psychic equilibrium and equipoise, leading to immense spiritual elevation. तो हमारे भोजन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमें इस पर गहराई से सोचना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सात्विक खाने की तरफ बढ़ें, जिससे कि हमारे शरीर के जो कोष हैं, जो कोशिकाएं हैं, वह सात्विक बने और हम अपने ब्रेन का, अपने इस जीवन का, अपने इस माइंड का अधिकतम से अधिकतम सद्कार्यों के लिए प्रयोग में लाएं। After about 21 days, the old cells are shed and new ones grow. But in old age, due to certain defects in the cells, the smoothness and the luster of the face disappears and the skin becomes wrinkled and the different parts of the body weaken. With old persons, the old cells decay and new cells are produced in lesser numbers and some of the new cells do not get proper nourishment. तो
21 दिनों के बाद जो पुराने सेल्स होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए सेल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है और ख़ासकर ओल्ड एज में, तो ड्यू टू सर्टेन डिफेक्ट्स इन द सेल्स, तो सेल्स की जो चमक होती है, जो कोशों की चमक होती है, वह गायब हो जाती है और हमारा स्किन जो है, हमारा चमड़ा जो है वह रिंकल होने लगता है, सिकुड़ने लगता है और बॉडी के बहुत सारे पार्ट भी कमज़ोर होने लगते हैं। In all cases where a patient has been ailing for a long time, experienced physicians advise complete rest for a minimum of 21 days to allow the growth of new healthy cells so that the ailing person will regain physical and mental energy. तो जो अच्छे फिजिशियंस होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, वह हमेशा 21 डेज का बेड रेस्ट का सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं। इसलिए क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर कुछ दुर्घटना हो जाए शरीर के साथ, तो अच्छे फिजिशियंस, अच्छे डॉक्टर हमेशा 21 डेज का 21 दिनों का आराम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि 21 दिन में नए सेल्स आ जाते हैं जो हमारे शारीरिक और हमारे मानसिक शक्ति को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। तो सेल्स आर लिविंग बीइंग्स एंड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू लाइफ टुगेदर दे हैव फाउंड एग्जिस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी। लेटर थ्रू ग्रेजुअल इवोल्यूशन ईच सेल माइंड विल डिवेलप इनटू ए ह्यूमन माइंड। यह एक बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट है, तो कि कैसे जो है सो कि कार्बन एटम जो है सो बिल्डिंग ब्लॉक है, इस पर कभी मैं और डिटेल में बात करूँगा। तो और कैसे ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है, क्रमिक विकास कैसे होता है इन सेल के मन से एक मानव मन में, इस पे डिस्कस करेंगे। तो द ऑरा or effulgence radiating from the human body is the collective effulgence of all its composite cells. When in old age many cells in the body become weak, this results in the diminution of the effulgence. Even the body of a young man who is suffering from a disease loses its luster. In the human face alone there are millions of cells. हमारा जो यह मुख है, मतलब ह्यूमन जो फेस है, इसी में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं। When a person gets angry, a large amount of blood rushes into the face, causing it to become red and causing many cells to die. A violent or cruel person can easily be recognized by his or her face. तो जब एक व्यक्ति क्रोधित होता है तो बहुत सारा खून जो है सो फेस की तरफ आता है। शरीर के दूसरे भागों से खून जो है सो हमारे चेहरे पे इकट्ठा हो जाता है, तो इसी कारण से वह ऐसा लाल जैसा हो जाता है और बहुत सारे सेल्स मतलब अत्यधिक क्रोध के कारण मर जाते हैं। तो जो आदमी मतलब उग्र होता है या लड़ाई करने वाला होता है, झगड़ालू होता है, हम लोग उसके फेस को, चाहे पुरुष हो या महिला हो, हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसका नेचर कैसा है। As a result of eating sentient food and performing spiritual practices, the cells of the human body become sentient. So naturally, an effulgence emanates from these cells, creating an aura around the physical body of the spiritual aspirant. This is the reason why many pictures of Mahapurush, highly evolved persons, show them with radiant auras. तो अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, तो हमने देखा होगा कि फोटो के पीछे एक प्रकाश सा बनाया जाता है। वो क्या है? वो यही है, वो एक ऑरा है, वह एक प्रकाश है, वह एक तेज है। तो
जो भी महात्मा होते हैं, जो भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनका तो खान पान तो सात्विक ही रहा होगा। उनका खान पान तो सात्विक ही है, फल फूल सब, या दूध दही या अन्न भी खाते होंगे, तो जो सात्विक है वही खाते हैं। तो इसीलिए हम ऐसा देखते हैं कि उनका जो है सो एक तेज है, एक प्रकाश है। तो यह इसका कारण भी यही है। If cells are affected by food and water, and if the nature of the cells affects the nature of the human mind, obviously human beings should eat the correct diet, because food and mind are closely related to each other. Any food item, whether good or bad, must not be taken indiscriminately, because it may lead to mental degeneration. Sincere spiritual aspirants must follow the dictum Ahar Shuddho Sattva Shuddhi. A sentient diet produces a sentient body. तो अब जैसा कि अभी कहा गया है कि अगर हमारे शरीर का कोशिका खान पान से मतलब भोजन और पानी से अफेक्टेड होते हैं, तो हमारे शरीर का हमारे शरीर में जो सेल्स हैं वो भी अफेक्टेड होंगे, और हमारा ह्यूमन माइंड जो है, जो हमारा मानव का जो मन है, वो भी अफेक्टेड होगा। तो इसीलिए मनुष्यों को सही खान पान के तरफ अवश्य ही ध्यान देना चाहिए, और यह प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि भोजन और दिमाग में बहुत ही नज़दीक का रिश्ता है और बहुत ही नज़दीकी से वो जुड़े हुए हैं। हम जैसा भोजन खाएंगे, हमारा माइंड हमारा वैसा ही बनेगा। और कोई भी जो है भोजन का जो है आइटम है, वो चाहे सही है या ख़राब है, हमें मतलब कि ऐसे कुत्ता और बकरा के जैसे नहीं हब करके खाना चाहिए। हमें मनुष्य के जैसे, चूँकि हम मन प्रधान जीव हैं, मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य में मन जो है सो प्रधानता है उसका, वो मन के द्वारा सोच विचार करके सारे काम करता है। लेकिन जब खाने का टाइम आएगा तो वह कुत्ता और बकरा सुअर के जैसे नहीं खाएगा, थोड़ा सा सोच के खाएगा, नहीं तो मानसिक अधोगति होती है, मेंटल डिजेनरेशंस होते हैं। Only food which is helpful in keeping the body and mind sentient should be eaten. तो कहा गया है कि वही भोजन हमें खाना चाहिए जो हमारे बॉडी और हमारे माइंड को सात्विक बनाए। वही भोजन हमें खाना चाहिए जो हमारे माइंड, हमारे मन और शरीर को सात्विक बनाए। Every object of the world is dominated by one of the three principles. इस विश्व का, इस ब्रह्मांड में और भी जहाँ पे मनुष्य दूसरे प्लैनेट पे रहते हैं, तो हर जगह जो है सो यह थ्री प्रिंसिपल्स, जो ये कॉस्मिक प्रिंसिपल्स है, यह थ्री प्रिंसिपल्स हैं, सेंसिएंट, म्यूटेटिव एंड स्टैटिक। तो यह तीन गुण हैं, गुणा बोलते हैं इसको शास्त्रों की भाषा में, सत्व, रज और तम। तो यह त्रिगुणा से ही सारे वर्ल्ड के, जो इस विश्व ब्रह्मांड के जितनी भी चीज़ें हैं, वह सत्व गुण और रज से ही प्रभावित हो रहे हैं। तो हमें इसीलिए सत्व गुण को, मतलब सात्विक गुण को, सात्विक चीज़ों को बढ़ाने के लिए ही प्रयासरत होना चाहिए। फूड इज़ नो एक्सेप्शन। तो और इसमें भोजन भी अलग नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम तामसिक भोजन लेके यह सोचें कि हम कोई अच्छा काम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं संभव है। तामसिक भोजन लेने वाला तामसिक प्रवृत्ति में ही लगा रहेगा और उससे कुछ भी समाज के लिए कल्याणदायक काम नहीं होगा। हमें यह नहीं सोच रखना चाहिए और ऐसा कोई आशा भी नहीं करना चाहिए।
उनका जीवन दर्शन जो होगा वह बहुत ही स्वार्थपरक होगा और वह अपने परिवार के अलावा समाज के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। और इसमें और भी बहुत सारे कारक हैं। अगर भोजन भी अच्छा है लेकिन साधना नहीं करते हैं, समाज में अपने परिवार के और सदस्यों की सहायता नहीं करते हैं, तो भी उनका जीवन पतित का जीवन है। तो इन बातों पे अवश्य विचार किया जाना चाहिए। तो सेंशिएंट फूड क्या है? अब सात्विक भोजन, तो वह भोजन जो सात्विक कोशिका का निर्माण करता है और सात्विक कोशिका के निर्माण में हमारे शरीर में सहायक होता है, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक भार्य साम्य स्थापित रहता है, शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। Food which produces sentient cells and is thus conducive to physical and mental well-being is sentient. Examples of sentient food are rice, wheat, barley, all kinds of pulses, fruit, milk and milk products. अब mutative food क्या है? Food which is good for the body and may or may not be good for the mind, but certainly not harmful for the mind is mutative. अब म्यूटेटिव का मतलब होता है राजसिक। तो राजसिक भोजन में वो भोजन हो गया जिसमें कि हमारे शरीर फॉर विच इज़ गुड फॉर द बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है लेकिन हमारे मन के लिए अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे भोजन को राजसिक भोजन कहेंगे, म्यूटेटिव फूड। बट सर्टेनली नॉट हार्मफुल फॉर द माइंड, लेकिन हानिकारक नहीं होगा। तो जो स्पिरिचुअल एस्पायरेंट होंगे वो थोड़ा सा म्यूटेटिव फूड ले सकते हैं, गरिष्ठ भोजन जिसको कहते हैं, उसमें ज़्यादा थोड़ा घी हो गया या मतलब ज़्यादा प्रोटीन हो गया, ऐसे हम कह सकते हैं। तो अब है स्टैटिक फूड, यह हो गया तामसिक भोजन। Food which is harmful for the mind and may or may not be good for the body is static. वह भोजन जो हमारे मन के लिए हानिकारक है और जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यह तो अवश्य है कि ऐसा भोजन हमारे मन के लिए हानिकारक ही है। यह तो क्लियर बात है, यह क्लियरली डिफाइंड है कि फूड विच इज हार्मफुल फॉर द माइंड एंड मे और मे नॉट बी गुड फॉर द बॉडी इज स्टैटिक. Onion, garlic, wine, stale and rotten food, meat of large animals such as cows and buffaloes, fish, eggs, etc. are static. ये सारे ही तामसिक भोजन में आ जाते हैं. Very often people eat food without knowing its intrinsic qualities. For example, the milk of a cow which has just given birth, or white eggplant, horse gram, or mustard leaves, all of which often grew out of rotten matter. In order to have a balanced mind and to progress spiritually, human beings will have to pay attention to the qualities of the food they eat. The idea that I will just do my sadhana and eat any food, proper or improper, will not do. तो इसीलिए एक व्यवस्थित मन और अपने जीवन में प्रगति करने के लिए मनुष्यों को किस तरह का खान पान करना चाहिए, इस पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। अविलंब ध्यान देना चाहिए। और यह सोच कि अरे मैं तो किसी का अहित नहीं सोचता हूँ, किसी का हानि नहीं करता, मैं तो अपने जीवन में किसी के लिए बुरा नहीं सोचता हूँ और मुझे जो मन होगा वो करूँगा, जो मन होगा वो खाऊँगा और मैं ऐसे ही जीवन जीऊँगा, तो इस तरह से नहीं चलेगा।
इस तरह से इसलिए नहीं चलेगा कि देश काल पात्र का प्रभाव के दबाव से वह पथभ्रष्ट हो जाएगा, वह पतित हो जाएगा और वह गलत कार्यों में उलझ जाएगा और इस अनमोल जीवन में वह कुछ भी जिससे शाश्वती शांति हो ऐसा कुछ प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए इस तरह का सोच बहुत खतरनाक है और इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवन में प्रगति के लिए अपने मन का अधिकतम उपयोग करने के लिए और मन को चरम विकास के पथ पर ले जाने के लिए और सफलता पाने के लिए जीवन में हमें अपने खान पान के प्रति अत्यंत ही सतर्क रहना होगा। नमस्कार। बाबा नाम केवलम।